हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे हिसाब से अच्छे ही होंगे, यानी आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त हों, ठीक ना। और आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा हो सबका, क्योंकि आज जो है 1 जनवरी है 2023 के, ठीक ना। यानी कि नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं आपको देता हूं। और आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मस्त होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में सेट नंबर 5 2022 का जो सेट नंबर 5 है, जिसका कोड है 347GL। अगर आप 1 2 3 4 सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप वीडियो देख लीजिए, फिर इसको देखिए, ठीक ना। फिर इसको देखिए सेट 5 को। तो रसायन विज्ञान, ये आप लोग जानते ही होंगे कि हम रसायन विज्ञान ही पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 घंटा 15 मिनट मिलता है, 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलता है और 3 घंटा आपको मतलब पेपर करने के लिए मिलता है, ठीक ना। तो आज बहुत ही आराम से इसको करने वाले हैं, क्योंकि इसमें 1 घंटा से ऊपर ही लगेगा, 1 घंटा से ऊपर ही लगेगा पूरा सॉल्व करने में, ठीक ना। सॉल्व करके हम रखें, सिर्फ आपको समझाना है और वीडियो बनाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ठीक ना। इसको लिखना होता है, जो उत्तर होता है ना, इस क्वेश्चन प्रश्न नंबर 1 का क डाल करके उत्तर लिखना होता है, ठीक। इस प्रकार से लिखने का ढंग भी हम बताएंगे आपको, ठीक ना। लिखने का ढंग भी हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि क वाला स्टाइकियोमेट्री दोष का उदाहरण है। तो स्टाइकियोमेट्री दोष का उदाहरण आपका देखिए फ्रेंकल दोष। कौन सा है? फ्रेंकल दोष है स्टाइकियोमेट्री दोष का उदाहरण। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। शुद्ध जल की मोलरता का मान है। तो शुद्ध जल की मोलरता जो होती है 55.55 होती है, या फिर कह सकते हैं 55.6 होती है, ठीक ना। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला सही जवाब हो जाएगा। शुद्ध जल की मोलरता 55.6 होती है। उसके बाद देखिए ग वाला है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए A0 प्रारंभिक सांद्रण तथा T समय बाद सांद्रण A है, निम्न में से शुद्ध व्यंजक है। तो इसका व्यंजक आपका सही जवाब हो जाएगा ए बराबर देखिए तीसरा वाला सही जवाब हो जाएगा A बराबर A0 e⁻KT है, ठीक ना। ई के पावर क्या है? -KT। ये वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए घ वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बेंजल्डिहाइड का सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रीकरण कराने पर प्राप्त होता है। जब आप बेंजल्डिहाइड का जब सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या कराएंगे? नाइट्रीकरण, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे, तो आपको मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड मिलेगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अंगा वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्राथमिक एमिनो के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया, ठीक ना। प्राथमिक एमिनो के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया है। तो इसमें आपका सेकेंड वाला सही जवाब हो जाएगा कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इसमें भी देखिए एमीन आया है, इसमें देखिए क्या पूछा है? प्राथमिक एमीन, तो ये एमीन आया है, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। और यही अभिक्रिया लाई जाती है, ठीक ना, उसमें प्रयुक्त की जाती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक। अब देखिए च वाला क्वेश्चन है, दूध में पाई जाने वाली एक शर्करा है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, ये आपको बताना है। माल्टोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज या सेलुलोज। तो आपको जो दूध में पाई जाती है, ये आप पाई जाती है लैक्टोज शर्करा। कौन सी शर्करा है? लैक्टोज। तो आपकी थर्ड वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा थर्ड वाला लैक्टोज, ठीक ना। फिर यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 2 आपका शुरू हो जाता है, और 2 का क में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है? इससे राउल्ट के नियम को व्यक्त करने वाले सूत्र का निर्धारण कीजिए। तो इसको हम लेकर चलते हैं कॉपी पर अपने, और कॉपी पर देखते रहिए, बने रहिए चैनल पर। तो दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इसका अगर सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 पाँचों का पीडीएफ चाहिए, तो आपको ज़्यादा नहीं 20 रुपया देना होगा पीडीएफ का, ठीक ना। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ऊपर नंबर दिख रहा होगा, ऊपर नंबर दिख रहा है, उस नंबर पर JKS लिखकर व्हाट्सएप मैसेज करना है। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और आपको पेमेंट कर देनी इसी नंबर पर, और देखिए मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक ना। 5 पीडीएफ भेज दूंगा। 5 अनसॉल्व मैं सॉल्व कर चुका हूं, और देखिए पेपर भी यही अनसॉल्व उठा कर दिया जाएगा आपको पेपर। अगर ये सॉल्व नहीं होगा तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके रह जाएंगे, ठीक ना। अगर ये सॉल्व कर लिए तो पूरा 100 का 100 करके आएंगे, ये वादा है आपसे। तो यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री 12, ये देखिए सेट नंबर 5, ये सब तो आप जानते ही होंगे, GL कोड है इसका, ठीक ना। पेज नंबर 1 है। आप देखिए प्रश्न नंबर 2 का, ये देखिए कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का होता है। कितने अंकों का? 2 अंकों के लिए होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर क वाला, प्रश्न नंबर क कराए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है? इससे राउल्ट के नियम को व्यक्त करने वाले
सूत्र का निर्धारण कीजिए। ठीक ना, सूत्र का क्या करना है, निगमन करना है, निर्धारण करना है। 2 ही नंबर में पूछा है तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा मतलब बढ़ा चढ़ा के लिख दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले लिखे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन हेडिंग है, उसके बाद लिखे किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर विलायक का वाष्प दाब घट जाता है। विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, घट जाता है। ठीक ना, अर्थात किसी विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की अपेक्षा कम होता है। जो विलयन का वाष्प दाब होता है वह शुद्ध विलायक की अपेक्षा में उसके तुलना में क्या होता है, कम होता है। यदि किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 या P0 कह लीजिए इसको, तथा विलयन का वाष्प दाब PS हो तो P0 माइनस PS वाष्प दाब में अवनमन कहलाता है। ठीक ना, इसका अवनमन क्या कहलाता है, P0 माइनस PS कहते हैं। ठीक, P0 में से क्या घटा देंगे, PS, यानी कि यहाँ पर देखिए हम क्या लिखे थे, वाष्प दाब P0 तथा विलयन का वाष्प दाब है PS। ठीक ना, ये विलायक का वाष्प दाब था तो विलायक में से विलयन को घटाया गया यहाँ पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर P0 माइनस PS अपान में P0 को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक ना, इस पूरे सूत्र को क्या कहते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। फिर यहाँ पर देखिए थोड़ा सा नीचे आइए, थोड़ा सा नीचे आकर देखते हैं यहाँ पर कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, मोल प्रभाज के। तो मोल प्रभाज का सूत्र आपको विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होती है। तो यहाँ पर देखिए राउल्ट के नियम के अनुसार आ गए। अब यहाँ पर देखिए P0 माइनस PS अपान में P0, यानी कि ये क्या, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है, ये किसके बराबर होती है, विलेय के मोल प्रभाज की। तो ये देखिए विलेय का मोल प्रभाज का सूत्र है, समीकरण 1 मान लीजिए, चाहे उसी तरह छोड़ दीजिए। ठीक ना, इसके बाद इसको हल करते हैं अति तनु विलयन के लिए, यानी तनु विलयन के लिए, यानी कि हल्के विलयन के लिए। जो ये आपका ये नीचे वाला भाग है N प्लस कैपिटल N, ये किसके बराबर है, N कैपिटल N के बराबर होता है। ठीक ना, तो ये कैपिटल N के बराबर हो गया। अब इसलिए समीकरण 1 से P0 माइनस PS इक्व अपान में P0 बराबर N अपान कैपिटल N। ठीक ना, चूंकि N बराबर क्या होता है, स्मॉल W अपान कैपिटल, यानी कि N क्या है, मोलों की संख्या है, और मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार। तो ये स्मॉल n यानी कि विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। ठीक ना, फिर यहाँ पर देखिए कैपिटल N बराबर हम लिखे हैं विलायक, ये होता है विलायक का मोल, और विलायक का भार बटे विलायक का अणु भार। ठीक ना, फिर यहाँ पर सूत्र हम यही चीज़ क्या किए, रख दी। यहाँ पर देखिए n की जगह स्मॉल n बटे स्मॉल कैपिटल M, स्मॉल W बटे स्मॉल M। ठीक ना, फिर कैपिटल N की जगह पर कैपिटल W बटे कैपिटल M रख दिए। अब इसको क्या करेंगे, ये ऊपर गुणा करेगा और ये यहाँ पर गुणा करेगा। तो देखिए कैपिटल स्मॉल W गुणे कैपिटल M, फिर हो जाएगा स्मॉल M गुणे कैपिटल W। ठीक ना, तो ये आपका सूत्र का निगमन हो गया, यही आपका सूत्र होगा। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इसका। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन इसका है प्रश्न नंबर 2 का ख वाला। प्रश्न नंबर 2 का ख वाला क्या कह रहा है कि बिंदु दोष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बिंदु दोष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ पर देखिए घटक कणों की सामान्य आवर्ती व्यवस्था में विचलन से उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाते हैं। ये निम्न 2 प्रकार के होते हैं। यानी कि कह रहा है घटक कणों की सामान्य आवर्ती, यानी कि कोई आपका जो घटक है वहाँ पर सरियाया गया है। मान लीजिए कोई आप ईंटा सरिया देते हैं, तो ईंटा अगर आप सरिया दिए फिर उसको जाकर कोई बिगाड़ देता है, उसी बीच उसमें जो विचलन हो रहा है उसी को हम क्या कहेंगे, बिंदु दोष कहेंगे। ठीक ना, ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, देखिए रस समीकरण मिति यानी कि स्टाइकियोमीट्री दोष। ठीक ना, स्टाइकियोमीट्री दोष ये होता है रस समीकरण मिति, इसकी हिंदी है, ये स्टाइकियोमीट्री कह सकते हैं, वैज्ञानिक भाषा या फिर इंग्लिश कह सकते हैं। ठीक ना, फिर यहाँ पर देखिए अरस समीकरण मिति, अरस समीकरण मिति में क्या होता है, नॉन स्टाइकियोमीट्री। क्या होता है, नॉन स्टाइकियोमीट्री। तो नॉन स्टाइकियोमीट्री दोस्त ये 2 प्रकार के होते हैं। दोनों आपको देखिए संक्षिप्त टिप्पणी पूछा था, हम बता दिए। ठीक ना, अब देखिए प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 का ग वाला। ठीक ना, प्रश्न नंबर 2 का ग वाला में क्या है कि इसमें कुछ नहीं है, आपको इसमें सवाल लगाने के लिए दे दिया। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। Zn सॉलिड है प्लस CO2, यानी कि CO और 2 प्लस है, ये क्या है, कोबाल्ट है। ठीक ना, ये कोबाल्ट है, 2 प्लस आयन है इस पर, और इसकी जो मान है मोलरता में 1 मोलर है। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए CO सॉलिड हो गया है, फिर Zn प्लस प्लस हो गया और इसका मान 0.01 मोलर है। ई सेल का परिकलन कीजिए यदि E0 सेल बराबर 0.48 वोल्ट दिया हो। ठीक ना, फिर यहाँ पर देखिए हम सवाल लगा लिए हैं और सवाल लगाने के बाद आपको समझा दे रहे हैं। इसका सेल का जो निरूपण है, ये सेल
हम पहले अर्ध शेल में लिखे, देखिए जेडीएन, ये जेडीएन हो गया, फिर जेडीएन इधर क्या हो रहा है, जेडीएन प्लस प्लस जेडीएन प्लस, यानी कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख दिए, ठीक ना, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। फिर यहाँ पर देखिए CO+2 से क्या हो गया, CO न्यूट्रल हो गया, यानी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके यहाँ पर गया है, तो यहाँ पर क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। फिर इसको जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसको क्या करें, संतुलित कर दिए। फिर देखिए यहाँ पर देखिए तीर के अगर इधर इलेक्ट्रॉन जुड़ा है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको हम एनोड बोलेंगे, ठीक ना। फिर देखिए C2O, अगर इधर अगर तीर ऐसे लगी है और तीर के इस साइड इलेक्ट्रॉन जुड़ा है तो उसका होगा रिडक्शन यानी कि अपचयन, और जिसका अपचयन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। तो इसको हम कैथोड बोलेंगे, इसको एनोड बोलेंगे। जेड को एनोड बोलेंगे और CO को क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इसका मान हम रख लिए और ये समीकरण आपका बन गया, ठीक। अब ये देखिए इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट भी जाता है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया और जेडीएन प्लस CO2 प्लस, और देखिए जेडीएन प्लस प्लस और CO प्लस, ये आपका बन गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर जो मान रखना था, ये ऊपर कौन रहेगा, नीचे, यानी कि यहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन, इसका जैसे यहाँ पर लिखते हैं ऑक्सी, ठीक ना। फिर और इसके नीचे के लिए लिखते हैं रिडक्शन। इसी को पता करने के लिए ये अभिक्रिया हम बनाए थे, ये इसी को पता करने के ऊपर कौन रहेगा, नीचे कौन रहेगा, ठीक। तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा ऊपर रहेगा, जिसका रिडक्शन होगा वो नीचे रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.0591 बटे में n लाग, और ये जेडीएन प्लस प्लस ऊपर रहेगा और CU प्लस प्लस क्या है वो नीचे रहेगा, ठीक, क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर ई सेल बराबर हो जाएगा इसका E0 सेल का मान कितना दिया है, E0 सेल का मान देखिए यहाँ पर दिया है 0.48, तो यहाँ पर लिखिए 0.48। फिर यहाँ पर देखिए 0.0591 ये मान यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए n का मान है 2, n का मान 2 कहाँ से पता चला आपको, क्योंकि इसमें देखिए जेडीएन इसमें भी संतुलित कर रहे हैं तो 2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन को हम लोग इक्वल कर देते हैं तो वही n का मान हो जाता है। तो ये n का मान हो गया, ठीक ना, यही n का मान हो गया। तो n का मान कितना आ गया, 2, और लाग में ये मान रख देंगे, लाग, ये लाग है, और ये जेडीएन का मान कितना था, 0.01 और 0.1 CO का मान था। अब देखिए इसको हल किए हैं, 100 से गुणा करेंगे, इस दशमलव को हटाने के लिए 2 अंक पर दशमलव से 100 से गुणा करेंगे, 100 से इसमें 100 से उसमें, ठीक ना। अब देखिए क्या होगा कि 0.48 माइनस में और देखिए 0.0591 बटे में 2 लाख 10 की पावर -1 कैसे हो गया, देखिए यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ। जब ये 1/10 है, 1/10 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि इसके पावर में 1 छुपा है। जब ऊपर जाएगा ये प्लस में है तो ये नीचे है प्लस में, और ऊपर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक। तो ये माइनस में हो गया। अब ये क्या हो गया, लाग में है ना, तो ये देखिए लाग 10 की पावर माइनस, तो जो पावर वाली चीज़ होती है ये पावर वाली चीज़ आगे आ जाती है, यहाँ पर आ जाती है कूद करके, तो यहाँ पर हो जाएगा -1, ये गुणे में हो जाएगा तब -1 लाग, और ये लाग 10 हो जाएगा, ठीक ना। और लाग 10 का मान कितना होता है, लाग 10 का मान आपका देखिए होता है इक्वल टू 1, कितना होता है, 1 होता है, लाग 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक। और ये -1 जो है, ये -1 इसमें गुणा करेगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभी देखिए ये -1 है, अब -1 यहाँ पर देखिए गुणा कर दिया, अब ये क्या हो गया, प्लस हो गया, तो -1 क्या हो गया, यहाँ पर देखिए प्लस हो गया, गुणा किया तो, और 2 से काटे तो ये देखिए आ गया इतना 0.02955, 2 से काटे इसको तो इतना आ गया, ठीक। अब देखिए इसको क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0 यहाँ पर देखिए 0.5095 वोल्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, सवाल क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। फिर अगले पेज पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गया प्रश्न नंबर 2 का घ वाला। प्रश्न नंबर 2 का घ क्या कर रहा है, कोलाइडी विलयन के टिंडल प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। कोलाइडी विलयन क्या करना है, टिंडल प्रभाव पर टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ पर देखिए हम लिख लिए हैं, कह रहा है कि जब प्रकाश किरणों के पुंज को वास्तविक विलयन से गुजारा गया तो प्रकाश किरणों का मार्ग अदृश्य था, ठीक ना, अदृश्य था। कहाँ पर गुजारा गया, वास्तविक विलयन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए वास्तविक विलयन में जब गुजारा गया तब अदृश्य था, परंतु जब प्रकाश किरणों को कोलाइडी विलयनों से गुजारा गया तो इनका मार्ग चमकता हुआ प्रतीत हो रहा था, यानी कि प्रकाश पुंज की तरह क्या हुआ था, चमकता हुआ मतलब दिखाई दे रहा था, ठीक ना।
ऐसा इसलिए था क्योंकि कोलाइडी कण प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन करते हैं। इस घटना का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? 1869 में टिंडल ने किया था। इसलिए इसे टिंडल प्रभाव कहा गया, ठीक ना। इसलिए इसे क्या कहा गया? टिंडल प्रभाव कहा गया। टिंडल प्रभाव क्यों नाम पड़ा? क्योंकि टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। किसकी? टिंडल प्रभाव की। और कब की थी? 1869 ईस्वी में की थी, याद रखिएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 आ गया। प्रश्न नंबर 3 भी कितने अंक का है? 2 अंकों का है। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 3 है और ये भी 2 अंकों का है। आयनिक ठोस तथा धात्विक ठोस में अंतर स्पष्ट कीजिए। आयनिक ठोस तथा धात्विक ठोस में क्या करना है? अंतर स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ लिख लिया आयनिक ठोस, दूसरी तरफ धात्विक ठोस। तो यहाँ पर देखिए पहला, ये ठोस विपरीत आवेश वाले आयनों से बने होते हैं। कैसे? विपरीत आवेश वाले आयनों से बने होते हैं। और ये ठोस धातु परमाणुओं द्वारा बने होते हैं। किससे बने होते हैं? धातु परमाणुओं द्वारा बने होते हैं, जो धात्विक ठोस होते हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद दूसरा है, विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य कूलाम बल होता है, अतः इन ठोसों में बंधन लिखे हैं यहाँ पर, देखिए बंधन रहेगा। बंधन बल कूलाम आकर्षण बल होता है, ठीक ना। कौन सा? कूलाम आकर्षण बल होता है। फिर इसमें दूसरा है, इन ठोसों में अंतरकण बंधन धात्विक बंध होता है, ठीक है। कौन सा बंध होता है? धात्विक बंध, यानी कि धातु वाला बंध होता है, ठीक। अब देखिए तीसरा वाला इसमें है। तीसरा वाला कह रहा है कि ये ठोस कठोर व भंगुर होते हैं। कैसे होते हैं? ये ठोस कठोर व भंगुर। कठोर होते हैं लेकिन इनको मारने पर ये भंगुर हो जाते हैं, यानी कि टूटकर बिखर जाते हैं। और ये देखिए ये अति मुलायम से अति कठोर होते हैं, ठीक ना। अति मुलायम से अति कठोर, ये मुलायम भी होते हैं और थोड़ा सा कठोर भी होते हैं। जैसे आप सोडियम देख लिए, अति मुलायम है। सोडियम क्या है? अति मुलायम, यानी कि बहुत मुलायम, उसको चक्कू से काटेंगे तो कट जाता है सोडियम, ठीक। उसके बाद और ऑस्मियम जो है अति कठोर, ये कठोर है, ठीक ना। ऑस्मियम क्या है? कठोर है। अब देखिए चौथी पॉइंट है कि ये ठोस प्रबल वैद्युत आकर्षण बल के कारण उच्च गलनांक व उच्च क्वथनांक वाले। किससे? प्रबल वैद्युत आकर्षण बल के कारण, ठीक ना। प्रबल वैद्युत आकर्षण बल के कारण उच्च गलनांक व उच्च क्वथनांक के कारण होती है। पॉइंट याद रखिएगा, किसके कारण होता है? प्रबल वैद्युत आकर्षण बल के कारण, ठीक ना। फिर इसमें देखिए ये निम्न से उच्च क्वथनांक रखते हैं। किसमें? निम्न से उच्च क्वथनांक रखते हैं। और ये क्या करते हैं? उच्च गलनांक व उच्च क्वथनांक दोनों रखते हैं, ठीक। अब देखिए आते हैं अगले पेज पर, ठीक ना। अगले पेज पर आते हैं तो यहाँ पर देखिए चौथा पेज है, कह रहा है प्रश्न नंबर 3 का ख वाला। प्रश्न नंबर 3 का ख वाला देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन इसमें है, यद्यपि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है परंतु यह पेंटा हाइलाइड नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है? ये आपको क्या करना है? बताना है। तो यहाँ पर देखिए हम बता रहे हैं कि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है परंतु यह पेंटा हाइलाइड नहीं बनाता है, क्योंकि नाइट्रोजन यन के जो नाइट्रोजन है के बाह्यतम कोश में रिक्त डी उपकोष नहीं होता है, इसलिए नाइट्रोजन पेंटाहाइलाइड नहीं बनाता है। भैया देखिए जो फास्फोरस है आपका, फास्फोरस बनाता है, ये भी पेंटाहाइलाइड, लेकिन ये पेंटाहाइलाइड जैसे PCl5 बनाता है, ये PCl5 बनाता है, लेकिन ये नहीं बनाता है। ये क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका तो 7 ही परमाणु है, 7 ही इलेक्ट्रॉन है, और इसका जो 7 ही इलेक्ट्रॉन है 1s2 2s2 और 2p कितने में भर जाएगा? 2p3 में भर जाएगा, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन भर गए तो डी में जा ही नहीं पाया, इसलिए यह नहीं बना पाता है, ठीक ना। अब देखिए आगे इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है ख वाले में, NH3 जो अमोनिया की प्रकृति क्षारकीय है, कैसे सिद्ध करेंगे? आप कैसे सिद्ध करेंगे कि वो क्षारकीय है? तो यहाँ पर देखिए अमोनिया गैस के जार में जल से भीगा लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। जो अमोनिया गैस के जार होती है उसमें जो जल से भीगा हुआ लाल लिटमस पत्र होता है कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। जबकि लाल लिटमस पत्र को नीला करने का काम कौन करता है? क्षार ही कर सकता है, न कि अम्ल। इससे यह सिद्ध होता है कि अमोनिया की प्रकृति कैसी है? क्षारीय है, ठीक ना। जो लाल लिटमस पत्र को नीला करने का काम कौन करेगा? क्षार करता है ना। आप बचपन से यानी कि 10 से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से मतलब यही है कि आप 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार कहलाता है, या फिर नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल कहलाता है। तो ये आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। उसी प्रकार से ये देखिए इससे सिद्ध हुआ है कि अमोनिया में क्षारीय प्रकृति है। तो यहाँ पर देखिए अब अगला क्वेश्चन आते हैं
अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 3 का ग। प्रश्न नंबर 3 का ग में है कि उप सहसंयोजन यौगिकों में केंद्रीय परमाणु तथा उप सहसंयोजन संख्या को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उप सहसंयोजन यौगिकों में केंद्रीय परमाणु तथा उप सहसंयोजन संख्या को उदाहरण सहित क्या करना, स्पष्ट करना है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों का इधर उधर से आवाज़ जा रही होगी, लेकिन क्या करें, बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो आवाज़ जाएगी थोड़ा बहुत, ठीक ना। तो उसको थोड़ा बहुत आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हेडिंग लगाए उप सहसंयोजन संख्या। किसी उप सहसंयोजन यौगिक में धातु तथा लिगेंड के बीच बने उप सहसंयोजक बंधों की संख्या धातु की समन्वय संख्या कहलाती है या उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है, ठीक ना। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल बहुत सही लिया हूँ कि FeCN ये हेक्सा है, हेक्सा साइनो, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए 4 माइनस, ये कितना है, 4 माइनस है। फिर यहाँ पर देखिए कितने लिगेंड, ये देखिए 6 लिगेंड है, 6 लिगेंड यानी कि CN कितना है, 6 है। और ये 6 बांड बनाया है आयरन से, ठीक ना। 6 बांड किससे बनाया है, आयरन से बनाया है। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक। अब देखिए ये साइनाइड 4 बांड बनाया है, तो इसकी समन्वय संख्या कह सकते हैं या उप सहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि ये एक एक इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन देने वाला रहेगा चार्ट है तो एक ही मतलब 4 बांड बनाएंगे 4 लोग। उसी प्रकार से देखिए EN है तो EN पर होता है -2 चार्ज, ठीक ना। EN 2 बांड बनाता है, इससे 2 बांड बनाया होगा EN, और ये EN कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसकी भी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि जो EN है, EN 2 बांड बना सकता है। कितने बांड बना सकता है, 2 बांड बना सकता है EN, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी समन्वय संख्या 6 हो जाएगी। वही बात नीचे लिखी हुई है, ठीक ना। अब चलते हैं अगले पेज पर। अब देखिए पेज 5 पर आ गए हैं। तो देखिए घ वाला क्वेश्चन, जो तीसरा का घ वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है, एक उदाहरण दीजिए, इनके जल अपघटन से क्या उत्पाद प्राप्त होता है, ठीक ना। न्यूक्लिक अम्ल का उदाहरण देना है, न्यूक्लिक अम्ल क्या है ये भी बताना है, और उसके जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है ये भी बताना है। तो यहाँ पर देखिए न्यूक्लिक अम्ल अति उच्च अणु भार वाले बृहत अणु है, ठीक ना। यानी कि न्यूक्लिक अम्ल जो है बहुत उच्च अणु भार वाले हैं, ठीक ना। फिर यहाँ पर देखिए ये मुख्यतया 2 प्रकार के होते हैं, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल यानी कि DNA। DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है, यानी कि DNA। फिर देखिए दूसरा है राइबोस न्यूक्लिक अम्ल यानी कि RNA। राइबोस न्यूक्लिक अम्ल यानी कि RNA का फुल फॉर्म क्या है, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, याद रखिएगा दोनों। इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। अब देखिए नीचे यहाँ पर दिया गया है, नीचे इसका जल अपघटन कराने पर क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर लिखे हैं कि न्यूक्लिक अम्ल के जल अपघटन से 2 पेंटोज शर्कराएं प्राप्त होती हैं, जिनमें यानी कि जिनके नाम, यहाँ पर लिखिए जिनके नाम क्रमशः D- राइबोज और क्या 2-डीऑक्सी D- राइबोज है, ठीक ना। RNA में राइबोज शर्करा उपस्थित होती है, जबकि DNA में डीऑक्सी राइबोज शर्करा उपस्थित होती है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, इतना सा बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-2 अंक के लिए थे। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 आ गया 3 अंकों के लिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 4 का क वाला है, कह रहा है कोलराउस के नियम को परिभाषित कीजिए। कोलराउस के नियम को परिभाषित कीजिए, इससे दुर्बल अम्ल का वियोजन स्थिरांक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख लिया हूँ कोलराउस का नियम। तो देखिए किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, यानी कि यहाँ पर देखिए किससे, लैम्डा इनफाइनाइट यम, यानी कि लैम्डा इनफाइनाइट मोलर चालकता को दर्शाता है, ठीक ना। अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्यों द्वारा दिए जाने वाले धनायनों तथा ऋणायनों के आयनिक चालकताओं का योग होता है, यानी कि जो आपके ऋणात्मक और धनात्मक, जैसे आपका NaCl है, इसमें क्या है, Na+ है और क्या है, Cl- है। तो इन दोनों धनात्मक और ऋणात्मक दोनों के योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, या कह सकते हैं दोनों के योग होते हैं, ठीक ना। दोनों चालकताओं क्या होता है, योग होता है। जैसे यहाँ पर देखिए हम लिखे हैं लैम्डा इनफाइनाइट M = N + लैम्डा इनफाइनाइट + N लैम्डा इनफाइनाइट, जहाँ लैम्डा इनफाइनाइट बराबर मोलर चालकता है, ठीक ना। जहाँ लैम्डा इनफाइनाइट बराबर क्या है, मोलर चालकता है। इसको आप लोग बहुत ध्यान से लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब देखिए आगे आते हैं
कोलराउस नियम की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य जैसे CH3COOH की अनंत तनुता पर मोलर चालकता निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं। अनंत तनुता पर CH3COOH निम्न प्रकार से आयनित होता है CH3COONA, यानी कि ये जो CH3COOH था ये किस में बदल गया, CH3COONA में बदल गया। किसके कारण बदला, ये NaCl के Na के परमाणु से बदला, ठीक ना। फिर उसके बाद यहाँ पर HCl और NaCl प्रबल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता की मोलर चालकता की सहायता से CH3COOH की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है, ठीक ना। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एक बार और पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। एक बार और इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। और ये लिखने के लिए मतलब बहुत कुछ उतना है नहीं, आप लोग आराम से लिख लेंगे अगर एक बार पढ़ लेंगे तब, ठीक। अब देखिए आते हैं अगले पेज पर। अगला पेज यहाँ पर आपका है, यहाँ पर देखिए अगला पेज है 7वां पेज। कह रहा है कि प्रश्न नंबर 4 का ख वाला है, प्रश्न नंबर 4 का ख वाला है। कह रहा है कि कोलाइडी कणों पर विद्युत आवेश किस प्रकार आता है। कोलाइडी कणों पर जो है विद्युत आवेश किस प्रकार आता है ये बताना है। धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित साल के एक एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। क्या करना है आपको, एक एक उदाहरण देना है, दोनों का ऋणात्मक और धनात्मक का, बस यही करना है। और देखिए यहाँ पर हम लिख लिए हैं जब कोलाइडी साल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कोलाइडी कण विपरीत आवेश युक्त इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं, यानी कि भागने लगते हैं, जिससे पता चलता है कि ऐसे ही कोलाइडी साल पर विद्युत आवेश आता है और इस परिघटना को विद्युत कण संचलन भी कहते हैं, ठीक ना। कुछ चीज़ें छूट गई तो उसको हम लिख दे रहे हैं बीच बीच में। अब देखिए यहाँ पर धनात्मक साल और ऋणात्मक साल पूछा है, तो इसके लिए देखिए धनात्मक साल ऐसे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर धनावेश होता है और धनात्मक साल कहलाते हैं। जैसे FeOH का 23, यानी कि आयरन हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, SnO2 साल ETC इत्यादि, ठीक ना, आदि। उसके बाद देखिए ऋणात्मक साल है। ऋणात्मक साल किसे कहते हैं, ऐसे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर ऋणावेश होता है, ऋणात्मक साल कहलाता है। उसमें क्या था, धनावेश होता है, इसमें ऋणावेश होता है, तो ऋणावेश होगा तो ऋणात्मक साल कहलाएगा, और उस पर क्या धनावेश होगा तो धनात्मक साल कहलाएगा। बस इतना सा मतलब है। फिर देखिए यहाँ पर उदाहरण ले लिए इसका, तो AU यानी कि गोल्ड का जो साल होता है, गोल्ड का विलयन, फिर देखिए सिल्वर का विलयन, फिर देखिए प्लेटिनम का विलयन, ETC इत्यादि, ठीक ना, ये सब आ जाएंगे उसमें, ठीक। अब देखिए आपका आता है प्रश्न नंबर 4 का ग वाला, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर 4 का ग देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है आपको। देखिए पहला है कि एनिलीन नाइट्रस अम्ल से कम ताप यानी कि 273 से 268 केल्विन पर क्रिया करती है, ठीक ना। कम ताप का मतलब देखिए ये 273 और 268 दिया यहाँ पर, इतने केल्विन ताप पर क्या करती है, क्रिया करती है। फिर उसके बाद देखिए C6, ये क्या है, C6H5NH2 एनिलीन का सूत्र है, प्लस HNO2 किसका है, नाइट्रस अम्ल का सूत्र है। अब देखिए ये 273 से 268 केल्विन पर क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। ये बन जाएगा C6H5N2Cl, ये बन गया आपका। देखिए फिर यहाँ पर देखिए H2O की एक बार और प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो ये बन गया C6H5OH, फिनाल बन गया। फिर ये निकला HCl, फिर ये क्या निकला, HCl निकला और N2 निकल गया, ठीक ना, N2 गैस निकल गई। ये क्या है, देखिए ये क्या है, डाइजोनियम लवण, ठीक ना, डाइजोनियम साल्ट जिसे कहते हैं, ये आपका बेंजीन डाइजोनियम लवण, ठीक ना, ये आपका बन गया। और देखिए एनिलीन से क्या बनाना था, एनिलीन नाइट्रस अम्ल के साथ कम ताप पर क्रिया करके क्या बनाया, फिनाल बनाया। क्या बनाया, फिनाल बनाया, और HCl नाइट्रोजन गैस भी निकाली, ठीक ना। उसके बाद देखिए आगे आते हैं, थोड़ा सा आगे इसका दूसरा वाला है। इसका दूसरा वाला क्या कर रहा है, दूसरा वाला क्वेश्चन, एनिलीन का ब्रोमीनीकरण करते हैं, ठीक ना। तो क्या होता है जब एनिलीन का ब्रोमीनीकरण करते हैं, तो देखिए ब्रोमीनीकरण करेंगे तो क्या होगा, ब्रोमीनीकरण का मतलब होता है ब्रोमीन से रिएक्शन, ठीक ना। तो ये देखिए एनिलीन लिख लिए, एनिलीन का सूत्र होता है ना यही, बेंजीन पर NH2, तो यहाँ पर देखिए ब्रोमीन,
अगर देखिए एक गो ब्रोमीन लेते तो ये एक गो पोजीशन पर आकर आर्थो पर जुड़ जाता, लेकिन यहाँ पर 3 ठे लिए हैं तो इस पोजीशन पर, फिर पैरा पर, फिर जाकर आर्थो पर, ये तीनों जगह पर जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए H2O के प्रेजेंस में फिर देखिए ये 1 2 3 ब्रोमो, और तीनों जगह जहाँ जहाँ जुड़ा है, जहाँ जहाँ जुड़ा है वहाँ से कार्बन के पास हाइड्रोजन तो रहा ही होगा, वो हाइड्रोजन निकला है। और एक गो देखिए यहाँ पर 6 गो ब्रोमीन है, 3 ठे जुड़ा, 3 ठे बचा है ना, तो एक गो यहाँ से, एक गो यहाँ से, एक गो यहाँ से, 3 हाइड्रोजन निकले, तीनों हाइड्रोजन ब्रोमीन, 3 ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना लिए, 3 ठे HBr निकल जाएगा। इसका नाम क्या होगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ठीक ना, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन इसका नाम होगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 4 का घ वाला देख लीजिए। प्रश्न नंबर 4 का घ वाला क्या कर रहा है, कह रहा है कि आणविक ज्यामिति के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण कीजिए, प्रोटीन की संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक ना। प्रोटीन की संरचना पर क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, यानी कि छोटी सी टिप्पणी लिखना है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं उत्तर में, आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन निम्न प्रकार की होती है। निम्न प्रकार यानी कि यहाँ पर दिया है, पहला है रेशेदार या फाइबर प्रोटीन, ठीक ना, कौन सा, रेशेदार या फाइबर प्रोटीन। दूसरा ये है फाइबर प्रोटीन किसे कहते हैं, ये देख लेते हैं, वे प्रोटीन जिनमें रेशे के समान अणु पास पास स्थित होकर रेशा बनाते हैं रेशेदार प्रोटीन कहलाते हैं। ये जल में अविलेय होते हैं, ये क्या होते हैं, जल में अविलेय होते हैं। उदाहरण के लिए देखिए केराटिन हो गया, बालों, नाखून तथा त्वचा में ये पाया जाता है केराटिन, ठीक ना, ये क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक। फिर देखिए फाइब्रियान है, फाइब्रियान प्रोटीन रेशम में पाया जाता है, फाइब्रियान प्रोटीन किस में पाया जाता है, रेशम में पाया जाता है। अब देखिए आ गया आपका दूसरा वाला है गोली या ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक ना, गोली या ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ये देखिए क्या होता है, इस प्रकार के प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अपने चारों ओर इस प्रकार लिपटी होती है, इस प्रकार लिपटी होती है कि संपूर्ण प्रोटीन अणु गोलाकार हो जाती है। ये जल में विलय होते हैं, ये क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। उसके बाद देखिए उदाहरण है एंजाइम है, हार्मोन है, एंटीबॉडीज है आदि, ठीक ना, ये आपके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद देखिए मैं आपको देखिए प्रोटीन का और भी जो पूछा था उसमें संरचना के बारे में लिखना था, तो यहाँ पर देखिए लिखे हैं, यहाँ पर देखिए पढ़ लेते हैं इसको। करा कि प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त जटिल अणु हैं, ये जीव जगत के विकास, वृद्धि तथा शरीर के रखरखाव के लिए अति आवश्यक होते हैं। इनका अणुभार सामान्यतया 10,000, ये कितना है, 10,000 से अधिक होता है। इसका अणुभार कितना होता है, 10,000 से अधिक, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। वास्तव में प्रोटीन बहुलक होते हैं, वास्तव में प्रोटीन क्या होते हैं, बहुलक होते हैं, जिनकी एकलक इकाइयाँ अल्फा एमिनो अम्ल होते हैं। एमिनो अम्ल इकाइयाँ एक दूसरे से पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ी होती हैं, अतः इन बहुलीकृत एमिनी अम्ल एमाइड भी कहते हैं, ठीक ना। इन अमीनी अम्ल को क्या कहते हैं, एमाइड भी कहते हैं। ये आपका क्या हुआ, प्रोटीन के बारे में था। प्रोटीन के बारे में प्रश्न नंबर 4 का घ खत्म हुआ। अब देखिए आपका आता है प्रश्न नंबर 5, ठीक ना। प्रश्न नंबर 5 का जो है 4 नंबर का पूछा जाता है। प्रश्न नंबर जो 5 होता है आपका 4 अंक का पूछा जाता है। और देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है ग्लूकोज के 1 विलियन में 12 ग्राम ग्लूकोज, यानी कि अणुभार दिया है 180, जो ग्लूकोज का अणुभार कितना है, 180 दिया है। 100 ग्राम जल में घुला है। इस विलियन का क्वथनांक है 100.34 अंश सेल्सियस है। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए, ठीक ना। उन्नयन स्थिरांक की गणना करना है तो यानी कि डेल्टा टीबी बराबर सूत्र लगेगा, जो आपका उन्नयन क्वथनांक का उन्नयन वाला सूत्र होता है ना, वो वाला लगेगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्वथनांक का उन्नयन वाला सूत्र है डेल्टा टीबी बराबर केबी गुणे डब्ल्यू गुणे 1000 बटे में कैपिटल डब्ल्यू गुणे कैपिटल एम। अब मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करना है तो केबी को इधर लाना पड़ेगा बराबर में, ठीक ना। तो केबी को जब इधर लाएंगे, ये नीचे का इधर चला जाएगा, गुणा कर देगा, तो यहाँ हो गया देखिए डेल्टा टीबी गुणे कैपिटल डब्ल्यू गुणे कैपिटल एम, और ये वाला जो है नीचे आ जाएगा, ठीक ना, इधर आ जाएगा नीचे। तो यहाँ देखिए डब्ल्यू गुणे, यहाँ पर देखिए डब्ल्यू गुणे 1000 और ये केबी बराबर हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मान जो दिया है, यहाँ पर देखिए डेल्टा टीबी बराबर 100.34 अंश सेल्सियस वाला, 100.34 अंश सेल्सियस वाला मान दिया है।
डेल्टा टीबी का मान है। 12 ग्राम जो दिया है स्मॉल डब्लू का मान है। 100 ग्राम यानी विलायक का मान है कैपिटल डब्लू का। 180 ग्राम अणुभार दिया ही है, केबी का मान आपको निकालना ही है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए हम मान रख दिए हैं 100 गुणे 100.34 गुणे 100 गुणे 180 बटे में 12 गुणे 1000, ठीक ना। 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट गया और 6 से काटे 6 दूना के 12 और 6 3 आई 18, ठीक ना। 6 3 18 बचा क्या 3 और ये गुणा हो जाएगा। अब देखिए ये चीज़ उतार लिए, गुणे में 3 लिख लिए, 2 से इसको काट दिए, 2 से काटे 2 5 10 और 0 बचा 0 दशमलव लगा लिए। फिर यहाँ पर 2 1 कम 2 1 बचा 14 2 7 14 हो गया, ठीक ना। ये कट गया। फिर देखिए के बी बराबर ये अब बचा ये गुणे 50.17 गुणे 3, ठीक ना। तो 50.37 का गुणा करेंगे तो 150 आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा 150.51 आपका जवाब हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद अब आते हैं अगले पेज पर। अगले आता है प्रश्न नंबर 5 का ख वाला। प्रश्न नंबर 5 का ख देखिए क्या है, सक्रिय ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। क्या पूछा है, सक्रिय ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। किसी अभिक्रिया के 400 केल्विन तथा 600 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्रमशः 0.02 सेकेंड इनवर्स तथा 0.08 सेकेंड इनवर्स है। सक्रिय ऊर्जा की गणना कीजिए। R बराबर 8.314 और देखिए log 4 का मान 0.60 दिया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर उत्तर लिखे हैं सक्रिय ऊर्जा। यहाँ पर देखिए सक्रिय ऊर्जा लिखे हैं, सक्रिय ऊर्जा। तो यहाँ पर देखिए दहलीय ऊर्जा तथा अणु की सामान्य अवस्था में ऊर्जा का अंतरण सक्रिय ऊर्जा कहलाता है। क्या कहा है कि दहलीय ऊर्जा तथा अणु की सामान्य अवस्था में ऊर्जा का अंतर जो होता है सक्रिय ऊर्जा कहलाता है। जिसका सूत्र देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं, जिसका सूत्र आपको दिख रहा है यहाँ पर ये वाला log K2 बटे में K1 E A अपान में 2.303 R और T2 माइनस T1 बटे में T इंटू T2 इंटू T1, ठीक ना। ये सूत्र होता है इसका सक्रिय ऊर्जा का। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर कि ये आपको ज्ञात करना है सक्रिय ऊर्जा। और यहाँ पर देखिए दिया है K1 बराबर दिया है 0.02, ये वाला दिया है K1, ये वाला दिया है K2 0.8 सेकेंड इनवर्स, ठीक ना। ये दिया आपका T1 400 केल्विन और 600 केल्विन जो दिया है T2 दिया है। R बराबर यहाँ पर दिया है 8.314। फिर log 4 का मान भी दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सूत्र पर सिर्फ रख देना है, ठीक ना। सूत्र पर आपको क्या करना है, सिर्फ रख देना है। तो यहाँ पर देखिए log K2 बटे K1 इक्वल टू E A अपान 2.303 R T2 माइनस T1 बटे में T2 इंटू T1, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर log, अब देखिए K2 का मान यहाँ पर देखिए क्या है, K2 का मान है 0.08। फिर देखिए K1 का मान 0.02 है। यहाँ पर मान रखे दशमलव, देखिए 2 अंक पर इस पर भी 2 अंक पर इस पर भी, दशमलव से दशमलव कट गया, 2 चौको 8 ये कट गया। फिर ये आपका मान रखें यहाँ पर मान रखे 600 माइनस 400 बटे में 600 गुणे 400, ये हो गया। फिर देखिए E A और ये देखिए log 4 आ गया। ये कितना आ गया log 4 आ गया। log 4 क्यों है, 2 चौको 8 हुआ तो ये log 4 आ गया, ठीक ना। फिर यहाँ पर 600 में से 4 जाएगा तो 200 बचेगा और बकिया सब वही है। फिर यहाँ पर क्या हुआ है, फिर यहाँ पर देखिए इसका देखिए log 4 का मान ऊपर दिया था, log 4 का मान यहाँ पर देखिए log 4 का मान दिया है 0.60, तो यहाँ पर रख दिए, क्वेश्चन में दिया है, ठीक ना। तो 0.60 रख दिए। E A निकालना है आपका, E A निकालना है। अब देखिए क्या होगा 2.303 गुणे 8.314 और ये देखिए 2 0 से 2 0 कट गया। देखिए 4 छक्का 2400 हो गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से काटे 24 को 12 दुना के 24 हो गया तो 1200 बचा, ठीक ना। अब देखिए क्या करेंगे कि E A बराबर करना है तो इसको क्या करेंगे, इन सबको उधर भेज देंगे, ठीक ना। इन सबको क्या कर देंगे, इधर भेज देंगे तो E A बराबर हो जाएगा सक्रिय ऊर्जा के बराबर, ठीक ना। ये हो गया 0.06 गुणे 0.60 गुणे 2.303 गुणे 8.314 गुणे 1200। अब देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो 1.3818 आएगा, गुणे में 8.314 गुणे 1200 बचा। फिर यहाँ पर देखिए तीनों का गुणा कर दिए। E A बराबर आ गया है 13,785.94 यह है जूल में, ठीक ना। ये जूल में है, इसको किलो जूल में चेंज करेंगे तो 1000 से क्या करेंगे भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे, किलो जूल में चेंज हो गया। अब देखिए जब किलो जूल में चेंज हो गया तो 1000 से भाग दिए, और जब 1000 से भाग देंगे तो 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा दशमलव, यहाँ पर, ठीक ना, 3 अंक पर आ जाएगा दशमलव। तो यहाँ पर देखिए आ गया इस अंक पर दशमलव, तो यहाँ पर लिखते हैं 13.78 किलो जूल मोल इनवर्स। ये आ गया सक्रिय ऊर्जा, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, सही जवाब।
जवाब हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आते हैं 11वां पेज है और प्रश्न नंबर 5 का ग वाला। प्रश्न नंबर 5 का ग वाला देखिए, संक्रमण तत्व क्या है, इनके चुंबकीय गुणों, रंगीन आयनों का बनना तथा संकुल आयनों का बनना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक ना। ये 4 नंबर का है और 4 पॉइंट इसको लिखना पड़ेगा आपको, ठीक। पहले तो संक्रमण तत्व क्या है इसको देख लेते हैं। वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों में भरे जाते हैं डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये तत्व यस तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। यस और पी ब्लॉक के बीच में जो डी ब्लॉक है आपका, वो यस और पी ब्लॉक के बीच में स्थित है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। अब देखिए चुंबकीय गुण देख लेते हैं। पहला वाला था चुंबकीय गुण। संक्रमण तत्व और आयन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अणुचुंबकीय गुण परिलक्षित करते हैं तथा युग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण संक्रमण तत्व प्रतिचुंबकीय गुण परिलक्षित करते हैं, ठीक ना। फिर रंगीन आयनों का बनना, रंगीन आयनों का निर्माण संक्रमण तत्व अथवा धातु आयनों का रंग अपूर्ण डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण होता है। यानी कि जो आपका डी उपकोष है वो आधा भरा हुआ है, उसी कारण आपका क्या होता है, जो रंगीन आयन बनते हैं, ठीक ना। फिर देखिए संकुल आयनों का बनना। संकुल आयनों का बनने में क्या है, संकुल आयनों का निर्माण छोटे आकार, उच्च नाभिकीय आवेश तथा उपयुक्त ऊर्जा के डी उपकोष की उपलब्धता के डी उपकोष के क्या है, उपलब्धता के कारण ही संक्रमण तत्व में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक ना। इसके कारण क्या पाई जाती है, संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 5 का ग वाला था, ठीक ना। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 का घ वाला थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 का घ वाला, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 5 का घ वाला है पेज 12 पर। अब देखिए इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है कि निम्न उप संयोजन यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए, ठीक ना। आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो यहाँ पर देखिए आईयूपीएसी नाम लिखते हैं इसका। यहाँ पर दे दिया है K3FeC2O4 यानी कि ऑक्सलेटोथ्राई यानी कि 3 बार है, ठीक ना। फिर इसका नाम लिखेंगे तो पहले इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम, फिर इसका नाम लिखेंगे लिगेंड का। तो लिगेंड का नाम क्या, ऑक्सलेटो है, तो इसको क्या करेंगे, ऑक्सलेट है तो ऑक्सलेटो लिखेंगे, लेकिन ये 3 बार है तो 3 पहले लिखेंगे। 3 क्या लिखते हैं, ट्राई, फिर ऑक्सलेटो, फिर इसको क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे, फेरेट। फिर ये थर्ड ऑक्सीकरण संख्या, ठीक ना, ऑक्सीडेशन नंबर है थर्ड, ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिए। उसके बाद देखिए दूसरा वाला है AgNH3 का ट्वाइस है, फिर AgCN का ट्वाइस है, ठीक ना। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, Ag। यहाँ पर देखिए 2 बार आया अमोनियन है तो इसको लिखेंगे डाई एमीन। ये क्या है, सिल्वर है तो सिल्वर लिख देंगे। फिर यहाँ पर फर्स्ट है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, फर्स्ट होती है, तो ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी, ठीक ना। फिर यहाँ पर देखिए इसका है डाईसाइनाइडो, 2 बार साइनाइड है तो इसका क्या लिखेंगे, डाईसाइनाइडो। ये क्या है, अर्जेंटेट है, ये क्या है, अर्जेंटेट है। यहाँ पर देखिए क्या रहेगा, Ag लिख दीजिए, RAR है, ठीक ना, अर्जेंटेट। या फिर अर्जेंटेट फर्स्ट, ये देखिए Ag ही रहेगा, ठीक ना, ये Ag ही रहेगा, ये Ag ही रहेगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा, अर्जेंटेट फर्स्ट, यानी कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या फर्स्ट है। अब देखिए यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि उप संयोजन यौगिकों में संरचनात्मक समावयवता कितने प्रकार की होती हैं, प्रत्येक समावयवों के रासायनिक सूत्र लिखिए, ठीक ना। क्या लिखना है, रासायनिक सूत्र लिखना है प्रत्येक के। अब देखिए यहाँ पर लिखे हैं उप संयोजन यौगिकों में संरचनात्मक समावयवता निम्न प्रकार की होती हैं। पहला है आयनन समावयवता। आयनन समावयवता किसे कहते हैं, तो आयनन समावयवता देखते हैं पहले इसको किसे कहते हैं, आयनन समावयवता। यह वह समावयवता यहाँ पर देखिए वह समावयवता उस सहसंयोजक जो सहसंयोजक गोलक तथा आयनन समूहों या आयन के विनिमय के कारण होती है। किसके कारण होती है,
गोलक तथा आयनन समूह के कारण होती है, विनिमय के कारण होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आयनन समावयवता बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण में CONH3 का हेक्सा, ठीक ना, CONH3 का हेक्सा, फिर यहाँ पर Cl2 तथा CONH3 5 और Cl, फिर यहाँ पर NH3Cl लिख दिए, ठीक ना। अब देखिए जलयोजन समावयवता, जलयोजन समावयवता में क्या है, यह उपसंयोजक संकुल में जल के अणुओं की संख्या में भिन्नता पर आधारित होती है, यानी कि जो जल के अणु होते हैं उनमें क्या होती है, भिन्नता के। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल ही है H2O कितने बार, 6 बार है, तो लेकिन यहाँ पर H2O कितने बार है, 5 बार है। यहाँ पर H2O कितने बार, 6 बार है, यहाँ पर H2O 5 बार है। Cl 3 बार है, और यहाँ पर देखिए Cl2 बार, एक बार अंदर है, तो यहाँ पर कितना है, 3 बार हो गया। और यहाँ पर H2O 5 बार, लेकिन एक बार बाहर भी है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये इसकी समावयवता हो गई, ठीक ना। और इसको यहाँ पर ये वाली थी, ये वाली आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक। अब देखिए बंधनी समावयवता, बंधनी समावयवता क्या होती है, इस प्रकार की समावयवता उपसंयोजक यौगिकों में उभयदंती लिगैंड जैसे CN, NO2 आदि की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है, जो दोनों परमाणुओं में से किसी एक के, अब आगे देखते हैं, किसी एक के द्वारा धातु आयन से जुड़े होते हैं, किसी एक के द्वारा धातु आयन से जुड़े हो सकते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पर देखिए ये धातु, ये मेटल है, ये क्या है, ये देखिए साइनाइड, ये मेटल है, ये साइनाइड, ये मेटल है, ये साइनाइड, ये आइसोसाइनाइड, ठीक ना। ये मेटल आइसोसाइनाइड, मेटल साइनाइड है, इस प्रकार के उदाहरण हो गए, ठीक। अब देखिए चौथा है उपसंयोजक समावयवता। उपसंयोजक समावयवता क्या होती है, इस प्रकार की समावयवता तब पाई जाती है जब धनायन तथा ऋणायन दोनों संकर हों, यानी कि धनायन भी हो, ऋणायन भी हो, और दोनों क्या हो, संकर हो। जैसे यहाँ पर देखिए CONH3 6 और CN6 है, ये CN6 है, और यहाँ CONH3 6 है, फिर यहाँ पर देखिए CN6 हो गया है, ये वाला जो धनात्मक है, ये वाला ऋणात्मक इसमें आ गया है, और ये वाला NH3 इसमें आ गया। यहाँ पर देखिए CrNH3 6 हो गया, ठीक ना, और COCN6 हो गया। तो ये क्या होगा, इसको कहेंगे उपसंयोजक समावयवता। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 आते हैं 5 अंकों के लिए, जो पूछा जाता है हर साल, ठीक ना। तो देखिए प्रश्न नंबर जो 6 है 5 अंकों के लिए अथवा वाला क्वेश्चन लिए हैं। फिर देखिए प्रश्न नंबर 6 का क वाला है, सल्फर डाइऑक्साइड को प्रयोगशाला में बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसका एक उपयोग भी लिखिए। ये पहला क्वेश्चन है इसमें का, क में का, सल्फर डाइऑक्साइड को प्रयोगशाला में, यहाँ पर देखिए SO2 बनाने की प्रयोगशाला विधि हेडिंग पड़ी है, और हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर लिखे कि प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड गैस कापर की चूर्ण को H2SO4 के साथ गर्म करके प्राप्त करते हैं। किसके साथ, कापर के चूर्ण के साथ, H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या होता है, प्राप्त होता है, कौन, SO2। तो यहाँ पर देखिए हम एग्जाम्पल भी लिख लिए हैं, Cu चूर्ण है, कापर का चूर्ण है, प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसको हीट कर दिए। यहाँ पर देखिए CuSO4 में बदल गया, कापर सल्फेट बदल गया, प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, प्लस में H2O आपका निकल गया बाहर, ठीक ना। दूसरा देखिए उपयोग इसका पूछा था, उपयोग देखिए यहाँ पर है, SO2 नमी की, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड नमी की उपस्थिति में एक विरंजक की तरह क्या करता है, कार्य करती है। यह रंगीन पुष्पों या पदार्थों को रंगहीन बना देता है, यानी कि उनका रंग उड़ा देता है, रंगहीन बना देता है। इसका विरंजक गुण अस्थायी होता है, जो इसका विरंजक गुण होता है वो कैसा होता है, अस्थायी होता है, ठीक ना। तो अब देखिए आते अगले पेज पर, 14 वाले पेज है। अब उसी का प्रश्न नंबर 6 का क का दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। यहाँ पर देखिए कापर को सांद्र HNO3 के साथ गर्म करते, तो यहाँ पर देखिए कापर है, सांद्र HNO, यहाँ पर लिख लेते हैं सांद्र HNO3, ठीक ना। सांद्र HNO3 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। यहाँ पर देखिए कापर नाइट्रेट बन गया, CuNO3 का ट्वाइस बन गया, प्लस नाइट्रोजन गैस निकल रही है, H2O 6 बार H2O। और यहाँ पर देखिए हम संतुलित करने के लिए यहाँ पर 5 से गुणा किए, यहाँ पर 12 से गुणा किए, यहाँ पर 5 से किए, यहाँ पर देखिए 6 से किए, ठीक ना। ये संतुलित हो गया। अब देखिए दूसरा वाला इसमें पूछा था, ठंडे तथा तनुजन्य OH विलयन में Cl2 गैस प्रवाहित करते हैं, तो तब क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम ठंडा NaOH लिए, ठंडा तथा तनु NaOH है, Cl2 प्रवाहित कर रहे हैं। अब देखिए NaCl में ये चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, NaCl में। फिर यहाँ पर देखिए
2 Cl था तो NaCl बना लिया। फिर यहाँ पर देखिए 2 सोडियम है तो यहाँ पर NaOCl बनेगा, NaOCl बनेगा। फिर यहाँ पर 2 OH, एक OH और एक H और, ठीक ना, यानी कि O और 2 H बचा तो H2O निकल जाएगा बाहर, ठीक। तो ये संतुलित कर दिए हैं बना करके। फिर अब देखिए प्रश्न नंबर 6 का ख वाला, प्रश्न नंबर 6 का ख वाला अब देखिए आपका आ गया प्रश्न नंबर 6 का ख वाला। प्रश्न नंबर 6 का ख वाला देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। ये जो यौगिक दिए गए हैं उनका IUPAC नाम लिखना है। तो यहाँ पर देखिए हम इसका IUPAC नाम लिख लिए हैं। ये देखिए ईथर है, ईथर में एक और ऑक्सी लगाते हैं, एक और N लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 कार्बन, इस साइड 2 कार्बन है तो इसके लिए क्या लगाएंगे, ऑक्सी लगाएंगे। तो इथाक्सी, जिधर ज़्यादा कार्बन होता है उधर N लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कम कार्बन है तो कम कार्बन के लिए ऑक्सी लगाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इथाक्सी। 1-2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इथाक्सी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, बेंजीन है, तो यहाँ पर बेंजीन हो जाएगा, ठीक ना। बेंजीन एन नहीं लिखेंगे, बेंजीन एन नहीं लगाएंगे, तो बेंजीन है तो बेंजीन ही रहेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आ गया आपका दूसरा वाला CH3, CH2, CH2, COH और यहाँ पर डबल बॉन्ड है CH2 है, ठीक ना। इसका नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, जिधर से ये OH ग्रुप और डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ता है उधर से नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पर आपका नंबरिंग हो जाए CH1, यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो ये आपका नंबरिंग हो गया। अब देखिए हो जाएगा पेंट 1 इन, इसका नाम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। अब पेंट में देखिए ये क्या आया, डबल बॉन्ड आया, कितने पर आया, 1 पर आया, तो 1 इन हो गया। और देखिए OH जो है आल वाला जो है किस पर आया, 2 पर आया, तो यहाँ पर 2 ऑल हो जाएगा, ठीक ना। पेंट 1 इन 2 ऑल हो जाएगा इसका IUPAC नाम। अब देखिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा चलते हैं दूसरे। अब देखिए आपका ये जो है प्रश्न नंबर ख का दूसरा वाला है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला है ल्यूकास परीक्षण। ल्यूकास परीक्षण क्या है, तो देखिए यहाँ पर देखिए ZnCl2 और HCl के मिश्रण को, ZnCl2 और HCl के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। इस अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में एल्कोहल की क्रियाशीलता के आधार पर विभेद कर लेते हैं, ठीक ना। यानी कि जो आपका ल्यूकास परीक्षण है या फिर ल्यूकास अभिकर्मक है, इसकी सहायता से जो प्राथमिक एल्कोहल होता है, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल होते हैं, उनकी जो क्रियाशीलता होती है उसके आधार पर उनका विभेद कर लिया जाता है, यानी कि उनका अंतर स्पष्ट कर दिया जाता है, यानी कि उसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक ना। फिर इसमें देखिए आगे आते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखिए दूसरा बी वाला है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक ना। ये ख वाला का ही है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया ख वाले का ही है। तो यहाँ पर देखिए निर्जल AlCl3, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में फिनाल की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर बेंजीन का आर्थो या पैरा, ये OAP आर्थो या पैरा स्थिति का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। यह क्रिया फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया या कहलाती है, ठीक है, एल्किलीकरण कहलाती है, ठीक। तो इसको आप लोग समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर जो आपका OH दिख रहा है, OH ये आपको जो दिख रहा है ये CH3Cl के द्वारा क्या हो जाएगा, AlCl3 की उपस्थिति में इसका क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा वो विस्थापित हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा, CH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये Cl और एक यहाँ पर जो हाइड्रोजन निकलेगा वो HCl बनकर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए CH3 आकर जुड़ गया, या तो ये आर्थो पोजीशन पर जुड़ जाए या तो ये पैरा पोजीशन पर जुड़ जाए, ठीक ना। तो इसको बोलेंगे आर्थो पर जुड़ेगा तो आर्थो क्रिसाल बोला जाएगा, और पैरा पर जुड़ेगा यानी कि इस नीचे जुड़ेगा तो पैरा क्रिसाल बोला जाएगा इसको, ठीक ना। अब देखिए आता है कोल्बे अभिक्रिया, ठीक ना। कोल्बे अभिक्रिया में क्या है, तो देखिए कोल्बे अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें फिनाल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके सोडियम फिनाक्साइड बनाता है और यह CO2 से क्रिया करके सैलिसिलिक अम्ल बनाता है, यह कोल्बे अभिक्रिया कहलाती है, ठीक ना। कोल्बे अभिक्रिया में NaOH की उपस्थिति में फिनाल से क्रिया कराते हैं, NaOH की उपस्थिति में, जिसमें H2O निकलता है और ये यहाँ से H और OH H2O निकल जाता है, Na जाकर ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या जाता है, इसको बोलेंगे सोडियम फिनाक्साइड, सोडियम है ये, फिनाक है ये ऑक्साइड, ठीक ना, सोडियम फिनाक ऑक्साइड। फिर जब पुनः इसका कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं और एसिड की प्रेजेंस में, ठीक ना, एसिड की प्रेजेंस में, तो ये आपका क्या हो जाता है, COOH यहाँ पर आर्थो पोजीशन पर जुड़ जाता है। आर्थो पोजीशन पर जुड़ने का मतलब ये सैलिसिलिक एसिड बन गया, ठीक ना, क्या बन गया,
आपका ये बन गया सैलिसिलिक एसिड। देखिए OH है COOH, अगर यहाँ पर OH है और यहाँ पर COOH जुड़ जाए तो इसको बोलेंगे सैलिसिलिक एसिड। तो कोल्बे अभिक्रिया में क्या बनता है? सैलिसिलिक एसिड बनता है। अब ये आपका प्रश्न नंबर 6 खत्म हुआ। प्रश्न नंबर 7 आ गया। देखिए प्रश्न नंबर 7 का क वाला, प्रश्न नंबर 7 का क वाला ये देखिए 5-5 नंबर का पूछा जाता है, ठीक ना। तो क वाला देखिए का पहला है, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC पद्धति में नाम लिखिए। IUPAC पद्धति में क्या करना है? इनका नाम लिखना है। तो यहाँ पर देखिए CH3 ये 3 बार है, फिर CH2Br। अब इसका मतलब आप समझ लीजिए क्या है, CH2Br लिख लिए, फिर C लिख लिए, ये C लिख लिए, ठीक ना। और इसी C से 3 CH3 जुड़े हुए हैं। 3 CH3 का मतलब देखिए 8 ऊपर, 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 3 जुड़े हुए हैं। अब इनका जब नंबरिंग करेंगे तो इधर से करेंगे 1 2 3, यानी कि ये ब्रोमो है, ये पहले नंबर पर ही आया। ब्रोमो पहले नंबर पर, ये साइड चेन में है, ठीक ना। अब साइड चेन का नाम पहले लिखते हैं। तो ब्रोमो 1 ब्रोमो कितने पर है? तो 1 पर है, तो 1 ब्रोमो 2 2, यानी कि ये 2 है, ये 2 है, ठीक ना। दोनों के लिए क्या लिखेंगे? 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन। प्रोपेन का है कि 1 2 3 कार्बन, तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, हो जाएगा प्रोपेन, ठीक ना। हो गया, क्या हो गया? मेथिल प्रोपेन। 1 ब्रोमो 2 डाई मेथिल प्रोपेन हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है कि CH2 एक थे और CH2CE और CH3, इसका नाम लिखेंगे 1 2 3 4। यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड ग्रुप आया है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन में देखिए यहाँ पर देखिए क्लोरो और मेथिल, यहाँ पर ये क्लोरो C से शुरू होता है, मेथिल M से शुरू होता है। पहले कौन आता है? C आता है, फिर बाद में M आता है। तो C का नाम पहले लिखेंगे, कितने पर है? 3 क्लोरो 3 मेथिल, 3 क्लोरो 3 मेथिल। फिर यहाँ पर देखिए 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, तो ब्यूटेन, ब्यूटेन लिखेंगे। फिर एल्डिहाइड आया, तो एल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स लगाते हैं अल, तो ब्यूटेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल, ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम, ठीक ना। अब देखिए दूसरा वाला क्या कहता है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है। क्या होता है जब केवल रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। क्लोरोबेंजीन का जब आप जल अपघटन करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए ये क्लोरोबेंजीन है, बेंजीन पर क्लोरीन जुड़ा है, यानी कि क्लोरोबेंजीन। अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन, ये बेंजीन पर क्लोरीन जुड़ा है तो इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, ठीक ना। अगर ब्रोमीन रहता तो ब्रोमोबेंजीन, अगर फ्लोरीन रहता फ्लोरोबेंजीन। अब देखिए इसका कुछ नियम होता है, NaOH और 623 केल्विन पर इसको हम क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। और एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडलीय दाब पर, 300 वायुमंडलीय दाब पर, और H+ का मतलब है एसिड के प्रेजेंस में, ठीक ना। तो कुछ शोर हो रहा है हमारे घर में, और आप लोग इसको थोड़ा सा बर्दाश्त करिएगा, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो में शोर हो जाता है, ठीक ना। फिर यहाँ पर देखिए बच्चा रो रहा है। अब देखिए इनके प्रेजेंस में जब रिएक्शन हो रहा है तो ये क्या बन जा रहा है? OH, यानी कि फिनाल बन जा रहा है, ठीक ना। बेंजीन पर OH हो गया, Cl के जगह पर क्या आ गया? OH आ गया, ये फिनाल बन गया। अब देखिए दूसरा वाला है, तो दूसरा वाला है वाई वाला, कह रहा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया Mg से होती है। तो जब ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया Mg से होगी तो Mg पर होता है +2 चार्ज, और ये Mg जाएगा इसके पास, तो यहाँ से जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको गर्म किए हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, Mg जुड़ा है बेंजीन से डायरेक्ट, और जो Mg होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, ठीक ना। तो ये एक गो इससे बॉन्ड बनाएगा और एक गो बेंजीन से बनाएगा, तो ये आपका बन के तैयार हो गया, ठीक ना। जब क्या होगा? शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन अभिक्रिया करेगा मैग्नीशियम से, तो ये बनेगा आपका देखिए बेंजीन पर Mg और Br लगेगा, ठीक ना। ये बन गया। अब देखिए आखिरा क्वेश्चन बचा है आपका, आखिरा क्वेश्चन है, आखिरा क्वेश्चन क्या है कि प्रश्न नंबर 7 का ख वाला, ठीक ना। प्रश्न नंबर 7 का ख वाला अंतिम क्वेश्चन बचा है। यहाँ पर देखिए अथवा करके, ये वाला हम अथवा वाला कर लिए हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस पर? क्रॉस एल्डोल संघनन है। क्रॉस एल्डोल संघनन किसे कहते हैं? देखिए जब दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड या कीटोन के मध्य एल्डोल संघनन होता है उसे क्या कहते हैं? क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। यानी कि दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, या फिर एक समान भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम एग्जांपल में ये CH3CHO, यानी कि ये एल्डिहाइड हो गया। ये देखिए CH3CO CH3 है, ठीक ना, ये आपका कीटोन हो गया।
जब इनका रिएक्शन होता है तो यहाँ पर देखिए ओ क्या होता है कि यहाँ पर से 2 ऑक्सीजन अपनी ऑक्सीडेशन नंबर लेकर चला जाता है और यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल जाए। ये ऑक्सीजन निकल गया, एक ऑक्सीजन निकल गया और 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलेगा तो H2O निकल जाता है। क्या निकल जाता है? H2O निकल जाता है। और जो 2 हाइड्रोजन निकला तो इसकी वैलेंसी 2 कम हो गई और इसकी वैलेंसी 2 ज़्यादा हो गई। ये अपनी मतलब 2 बांड बनेगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर बना है 2 बांड, तो यहाँ पर क्या बनेगा? 2 बांड बनेगा। तो ये देखिए CH3CH है, CH3CH है और यहाँ पर बन गया डबल बांड। और ये देखिए CH बचा, 2 हाइड्रोजन निकल गया तो CH बचा, CH हो गया और COCH3 ये बन गया आपका, ठीक ना। इसको बोलेंगे क्रॉस एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन। अब देखिए कैनिजारो अभिक्रिया, दूसरा है कैनिजारो अभिक्रिया। तो यह देखिए वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन न हो। कौन सा हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन न हो, क्षार से क्रिया करके ऑक्सीकृत और अपचयित होता है, कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। और एल्डिहाइड का एक अणु ऑक्सीकृत होकर के, एल्डिहाइड का एक अणु ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाता है तथा दूसरा अपचयित होकर एल्कोहल बनाता है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत सटीक लिए हम, करा यहाँ पर 2 अणु लेना है आपका एल्डिहाइड का 2 अणु और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन न हो। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब समझते हैं, अल्फा हाइड्रोजन तब वहाँ पर होता है जैसे में मान लीजिए इस कार्बन से एक ये जो ग्रुप है इससे एक और कार्बन जुड़ा रहता, जैसे यहाँ पर CH है, फिर यहाँ पर एक CH3 जुड़ा रहता है, ठीक ना। तो इस ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन और इस कार्बन से जो ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 3 ठे, इनको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक ना। तो वो होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन इसमें देखिए इसमें एक ही CHO एक ही कार्बन है लेकिन दूसरा कार्बन है नहीं, तो अल्फा कार्बन नहीं रहेगा तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से रहेगा? नहीं ना रहेगा। तो सही एग्जाम्पल है। फिर यहाँ पर देखिए NaOH के साथ कराना है और NaOH के साथ कराने के बाद जो इसमें से एक अणु है एल्डिहाइड का, जो एक अणु है आपका देखिए सोडियम फॉर्मेट बना लिया, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण बना लिया और दूसरा एल्कोहल बना लिया, मेथिल एल्कोहल, ठीक ना। CH3OH बन गया। अब देखिए आगे आते हैं, तीसरा वाला बचा है। तो तीसरा वाला देखिए एल्डोल संघनन है। तीसरा क्या है? एल्डोल संघनन। तो तीसरा एल्डोल संघनन क्या कहता है? वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन के 2 समान अणु, ठीक ना, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उनके 2 समान अणु 10%, ये कितना प्रतिशत? 10% NaOH की उपस्थिति में क्रिया करके बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन बनाते हैं, एल्डोल संघनन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्डोल संघनन कहलाते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए CH3CHO, ये क्या एल्डिहाइड हो गया। ये देखिए CH3CHO, ये भी एल्डिहाइड हो गया। कहे कि 2 समान एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, तो ये 2 समान एल्डिहाइड हो गए, ठीक ना, समान सूत्र वाले। और 10% NaOH ले लिए, 10% NaOH की उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं, बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन बनाएगा, अरे एल्डिहाइड बनाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए बीटा कैसे बनाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये OH जुड़ रहा है इस वाले पर, तो इसी वाले पर क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि इसमें बताया गया कि बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन या बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड बनाए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि ये देखिए CH, ये देखिए C है, फिर इससे एक कार्बन जुड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? बीटा कार्बन बोलेंगे। फिर इसके बाद जो कार्बन जुड़ा रहेगा उसको बोलेंगे गामा कार्बन। कौन सा कार्बन? गामा। अगर इसमें और कार्बन जुड़ा रहता है तो उसको बोलते हैं डेल्टा कार्बन, ठीक ना। इस प्रकार से बढ़ता जाता है। तो ये देखिए CHO वाला, ये CHO मेन ग्रुप है, उसे अल्फा कार्बन, इसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। और बीटा कार्बन पर जो इसको बीटा कार्बन है और बीटा कार्बन पर OH ग्रुप आया है तो इसको क्या बोलेंगे? बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन। क्या बोलेंगे? बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, ठीक ना, कीटोन नहीं है, एल्डिहाइड है, तो इसका नाम हो जाएगा बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड। आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक ना। आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये अनसॉल्व पेपर जो मैं कराया हूँ 5 वाला, ये पूरा आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको PDF चाहिए, अगर आपको PDF चाहिए सेट 1, ठीक ना, सेट 1 2 3 4 5 पाँचों का PDF चाहिए, अगर पाँचों का PDF चाहिए तो उसके लिए सिर्फ आपको 20 रुपीज़ चार्ज लगेंगे, जो कि इस नंबर पर 74 612 763 इस नंबर पर आपको JKS लिख करके व्हाट्सएप करना है और पेमेंट कर देना। इसी नंबर पर पेमेंट भी करना है, ठीक ना, इसी नंबर पर पेमेंट करना है, हो जाएगा, आपको पाँचों PDF मिल जाएगा, ठीक ना, 20 रुपीज़ में। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो।